तो मेरा ये कहना है कि डेडिकेशन तो चाहिए और हार्ड वर्क से कभी हमें मुंह नहीं चुराना है, बल्कि हार्ड वर्क को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क के लिए आगे बढ़ेंगे आप उसको वो आपकी लाइफ का रूटीन पार्ट हो जाएगा। देन हार्ड वर्क एंड हार्ड लेबर विल नो मोर बी अ हार्ड थिंग, इट विल बी अ सॉफ्ट थिंग फॉर यू ऑलवेज। Namaste to everyone. Myself Dr. Shantanu Agrahari. I am an IAS officer of 2012 batch and belonging to Jharkhand Academy. वैसे अगर हम लोग बात करें कि आईएएस की जर्नी कैसे होती है, आईएएस के लिए इंस्पिरेशन क्या होता है और कैसे मोटिवेशन मिलता है हम लोग आईएएस ऑफिसर बनने का, या यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाए। लेकिन देखा जाए तो मेरी जर्नी में ऐसा कुछ स्पेशल इन चीज़ों का बहुत रोल नहीं रहा। ग्रेजुअली ये चीज़ें हमारी लाइफ में आना शुरू हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम। बेसिकली मेरी बचपन की स्कूलिंग यूपी में बनारस के बगल में एक छोटा सा ज़िला है गाज़ीपुर, वहाँ पे छोटे एक सरकारी स्कूल में हुई थी, गवर्नमेंट सिटी इंटर कॉलेज में। और स्कूलिंग में क्लास 10 तक मैं एक ब्राइट स्टूडेंट तो माना जाता था, लेकिन आई वॉज नेवर कंसिडर्ड एज अ टॉपर। मैं कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आया, सेकेंड नहीं आया। हालांकि क्लास में 4, 5, 6, 7 रैंक के आसपास में मेंटेन करता रहा, तो आई वॉज कंसिडर्ड टू बी कंसिस्टेंट प्लेयर और एक ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन टॉपर कभी नहीं था। तो मेरे मन में कभी ये नहीं था कि मैं किसी इस तरह की सर्विस में आऊँगा। और अगर देखा जाए तो मेरी जो पिताजी की फैमिली है उसमें भी कभी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहा। इट्स अ टिपिकल शॉपकीपर टाइप ऑफ फैमिली, जिसमें घर के सभी लोग शॉपकीपर्स थे, अपना अलग अलग बिजनेस शॉप्स के थ्रू करते थे। तो मुझे कभी भी इस तरह का मोटिवेशन नहीं मिला था या कोई इंस्पिरेशन शुरू से नहीं रहा कि मैं आगे आने वाले टाइम में एक सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट बनूंगा। क्लास 10 जो मेन चेंज हमारी लाइफ में आया, क्लास 10 में भी मुझे देखा जाए तो जो मेरा रिजल्ट था वो समवेयर अराउंड 68% था, विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्कोर इन दीज डेज। हालांकि उस ज़माने में ये कहा जाता था कि अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न आई है तो यू आर अ गुड स्टूडेंट। हालांकि 10th के बाद मैंने फिर मेरी क्लास 11 तो क्लास 12 की स्कूलिंग कानपुर के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई, और वो मेरी लाइफ में एक सबसे बड़ा चेंज लेके आया। क्योंकि उस स्कूल में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि देयर इज समथिंग लाइक कॉम्पिटिशन्स, और कॉम्पिटिशन्स क्लास 12 के बाद से डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम से शुरू होता है। तो मैंने सबसे पहले पीएमटी का एग्ज़ाम दिया, और पीएमटी के एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम 2-4 एग्ज़ाम्स जो थे पीएमटी के, सीबीएसई पीएमटी, यूपी पीएमटी, फिर मणिपाल पीएमटी, इन सब में ही सिलेक्शन हुआ एक्सेप्ट एम्स और बीएचयू को छोड़ के। तो मुझे लगा कि हाँ, आई हैव अचीव्ड समथिंग। और मैंने उसके बाद एमबीबीएस अपनी सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आगरा से कंप्लीट की। इवन एमबीबीएस में भी मैं एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता था, बट आई वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ टॉपर। अच्छी चीज़ मेडिकल कॉलेजेस में क्या होती है, स्पेशली हमारे आगरा मेडिकल कॉलेज में क्या थी कि जो हॉस्टल्स में रहते थे बच्चे मेडिकल कॉलेज में, वो अपनी आपस में एक रैंक निकाला करते थे कौन सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो मैं इवन हॉस्टल्स की रैंक में भी कभी फर्स्ट नहीं रहा, हमेशा फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड रैंक पे रहा, सेकेंड ईयर में भी सेकेंड रैंक पे रहा, थर्ड ईयर में भी सेकेंड रैंक पे रहा। हालांकि जो फाइनल ईयर था एमबीबीएस का, तो उसमें एक अचानक से मोटिवेशन लगा कि अब तो एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है, तो शांतनु कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ अचीवमेंट अपनी लाइफ में रहनी चाहिए। और ये सोच के जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था उसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की, और उस साल में अपने हॉस्टल्स की रैंक जो होती है उसमें फर्स्ट रैंक लाया। तो ये मेरा लाइफ का जो दूसरा अचीवमेंट था, एक तो पीएमटी क्वालिफाई करना और अपने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के एग्ज़ाम में टॉप करना, ये 2 अचीवमेंट थे जिसमें मैं कह सकता हूँ कि हमने लाइफ में पढ़ाई के मामले में कुछ अचीवमेंट किया था। स्पोर्ट्स में भी मैं जनरली एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, क्रिकेट में भी रहा हूँ, टेबल टेनिस में भी रहा हूँ, और इंडोर गेम्स में भी। कभी ये मैं नहीं कह सकता किसी चीज़ में मैं टॉपर रहा, लेकिन एक जो चीज़ होती है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, तो मेरे साथ ये हमेशा से चीज़ रही है कि जो मैंने ठान लिया है, विल पावर मेरी हमेशा स्ट्रांग रही है, वो मैंने ज़रूर अचीव किया है। अब एमबीबीएस करने के बाद ये मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे एमबीबीएस के बाद पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में नहीं जाना है, लेकिन फील्ड में कुछ और करना है, क्योंकि ये अचीवमेंट मैंने कर ली। तो सबसे पहले आके मैंने यहाँ दिल्ली में जॉब ज्वाइन की थी नॉन एकेडमिक जीआर के तौर पर गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में। तो आई वॉज कंसिस्टेंटली इन जॉब, और इसी जॉब में मुझे एक इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला, जब यहाँ मैंने बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा दिल्ली में। जनरली जब लुटियंस के एरिया में आता था उनके घरों को देखता था, मंत्री लोगों के घरों को देखता था, और माननीय सांसद लोगों के घरों को देखता, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। और फिर यहाँ जॉब में रहते हुए ही मैंने आईएएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की शुरू की, और मेरी कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं डायरेक्ट आईएएस ही बनूंगा। मेरी हमेशा से एजेंडा रहा है कि ठीक है यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, लेट्स बी अ सिविल सर्वेंट। और
इसी जॉब में पहले जीटीबी हॉस्पिटल में जॉब किया, फिर डॉक्टर हिंदुरा हॉस्पिटल में 1 साल जॉब किया, फिर यूपी गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर भी रहा और बनारस में एक ब्लॉक पड़ता है सेवापुरी, उसी ब्लॉक के एक सीएससी में मेडिकल ऑफिसर भी रहा। इसी दरमियान मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने में जो काडर मुझे अलॉट हुआ वो झारखंड काडर था, जो नक्सल अफेक्टेड ही रहे। मैं एसडीएम लातेहार का रहा, फिर डीएम में जामताड़ा का रहा, फिर डीएम में चाईबासा का रहा, फिर डीएम में डाल्टनगंज पलामू का भी रहा। मीनवाइल 1 साल से ज़्यादा कुछ समय के लिए मैं रांची का म्युनिसिपल कमिश्नर भी रहा। तो इस पूरे टेन्योर में मुझे झारखंड में हमेशा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, क्योंकि हमेशा मैं झारखंड में उन इलाकों में रहा जो नियर बाई स्टेट्स के बॉर्डर्स हैं। अगर मैं पलामू में था तो वो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता था। अगर मैं चाईबासा में था तो वो उड़ीसा के बॉर्डर पे पड़ता था। अगर मैं जामताड़ा में था तो मैं बंगाल बॉर्डर पे था। तो मुझे डिफरेंट टाइप की कल्चर और डिफरेंट टाइप के लोगों से हमेशा इंटरेक्ट करने को मिला और एक नई तरह की अपने आप को अनुभूति भी हुई, एक नई लर्निंग भी आई कि हाउ टू डील विद द पीपल। तो ये जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है आईएएस ऑफिसर की लाइफ में, कि आप अपने चैलेंजेस को अगर देखते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने आप को उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सर्विस, हाउ यू आर ग्रूम्ड एज वेल एज जो आपको टीम मिलती है। अगर आप ग्रूम करने में थोड़ी भी कहीं कोई कठिनाई आती है तो वो टीम आपको उस कठिनाई को कभी भी फेस नहीं करने देती है, क्योंकि मेरे स्टेट में या इस सर्विस में हमने ज़रूर देखा है कि आपकी टीम हमेशा आपके साथ डेडिकेशन के साथ काम करती है एंड दे एक्सेप्ट योरसेल्फ नॉट एज देयर लीडर, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर सर्विस बट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड ऑल्सो, बिकॉज ऑफ योर नेचर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर ऑल्सो। तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम में कभी भी कोई इस तरह के काम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक और हाई पॉइंट सर्विस में आया था जब कोविड डिक्लेयर हुआ था। कोविड को डिज़ास्टर के तौर पर डिक्लेयर किया और एक वो इमरजेंट सिचुएशन थी। मैं पलामू का कलेक्टर था। वहाँ जनरली वहाँ पे झारखंड में जो डीएम होता है उसको डीसी कहते हैं। और जब ट्रेन से हमारे श्रमिक भाई वापस आना शुरू किए थे तो सभी को पता है कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, बंगाल से सबसे ज़्यादा लेबर क्लास जो होते हैं डिफरेंट स्टेट्स को माइग्रेट करते हैं अपने सीजन्स में। लेकिन कोविड की वजह से कभी साउथ इंडिया से कोई ट्रेन आ रही है, कभी वेस्टर्न इंडिया से कोई ट्रेन आ रही है, कभी गुजरात से कोई ट्रेन आ रही है, कभी राजस्थान पंजाब से ट्रेन आ रही है। एवरी डे आई यूज टू एनकाउंटर विद पीपल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एटलीस्ट 15 to 20 ट्रेन्स। और वो ट्रेन डायरेक्ट डाल्टनगंज हमारा झारखंड में एंट्री करने का एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेशन पड़ता था मोस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया से। तो ज़्यादातर ट्रेनें डाल्टनगंज जंक्शन पे आती थी। उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा जो ये चैलेंज था उन लोगों को ग्रीट करना, उन लोगों को फूडिंग प्रोवाइड करना, उन लोगों को लॉजिंग प्रोवाइड करना, उनको अपने घरों तक वापस भेजने के लिए व्हीकल्स का अरेंजमेंट करना। हालांकि हमारी टीम इतनी अच्छी थी, राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का, सभी का इस तरह से कोऑपरेशन था कि हमें अल्टीमेटली और डायरेक्शंस इतने क्लियर कट आते थे गवर्नमेंट की ओर से कि कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं था और किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वापस अपने घरों को, अपने परिवारों में इंडक्ट होने में। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे कोविड की चीज़ों को डाइल्यूट हुई तो वो लोग वापस भी अपने काम के लिए, अपने फैक्ट्रियों में काम करने के लिए डिफरेंट इलाकों में जैसे पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र की ओर भी मूव किए। दिस वॉज ऑल्सो अ चैलेंज। जामताड़ा का डीएम रहते हुए मैंने एक बहुत नई चीज़ों का अनुभव किया था कि उस समय साइबर क्राइम एक नया बज़वर्ड आया था समाज के लिए और जामताड़ा ऑलरेडी एक इनफेमस डिस्ट्रिक्ट हो चुका था कंसिडरिंग हमारी अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जो भी कंप्लेंट्स होती थी इंडिया में ज़्यादातर जगहों पर वहाँ जो इस तरह के किसी भी रॉन्ग डूवर्स का नाम होता था वो जनरली रिलेट करता था कहीं ना कहीं से जामताड़ा से। तो धीरे धीरे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट इनफेमस होना शुरू हो गया था। हालांकि हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोसिक्यूशन टीम के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके जो भी केसेस हुए थे उनको हम लोगों ने टाइमली कोशिश की कि उनको टाइमली सज़ा हो जाए या उनके अगेंस्ट जो लीगल एक्शंस है वो कंप्लीट हो जाए। वैसे ही अब साइबर क्राइम एक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडस ऑपरेंडीज हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पे जामताड़ा में ये जनरली देखा जाता था कि वहाँ के जो लोग, स्पेशली जो क्रिमिनल्स इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, उनका एक सिंपल टाइप का मोडस ऑपरेंडी था कि दे यूज टू टॉक वेरी स्वीट टू अदर पर्सन और वो ओटीपी किसी तरह से गैदर करने की कोशिश करते हैं सो दैट दे कैन कंडक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। उसके बाद रांची के म्यूनिसिपल कमिश्नर रहते हुए भी हमने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से देखा और स्वच्छ सर्वेक्षण में रांची को नेशनल अवार्ड भी मिला था फास्टेस्ट मूवर सिटी के तौर पर और रांची के लिए काफ़ी नई चीज़ें भी की गई थी।
फिर ग्रेजुअली मैंने अपने आप को इंडक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मैं पहले मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस का पीएस रहा और वर्तमान में मैं अभी मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड जल शक्ति माननीय मंत्री महोदय का पीएस हूँ। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है लोगों को कि रूटीन लाइफ को आप कैसे अपनी सर्विस के साथ इंटीग्रेट कर पाते हैं, एडजस्ट कर पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो लोगों को इश्यूज़ रहते हैं कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स, तो ट्रांसफ़र्स होते रहेंगे। ट्रांसफ़र्स अगर आप किसी भी सेक्टर में करेंगे, आपको जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो भी जब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को जाना एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ क्या है कि सरकारी तंत्र में काम करने में आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदलना होता है, आपको केवल लोकेशन बदलना होता है। तो एक अच्छी चीज़ जो है सरकारी तंत्र के साथ है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिलोंगिंगनेस वाली जो फीलिंग है वो हमेशा मेंटेन रहती है। ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो जब आप स्विच ओवर करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो दो चीज़ों को आपको एक साथ फेस करना पड़ता है। एक तो आपका लोकेशन चेंज होता है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो भी चेंज होता है एंड यू हैव टू वर्क विद अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सरकारी तंत्र में एक अच्छी चीज़ है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वही रहता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बनी रहती है। टीम नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो आप उस नई टीम के साथ ही बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एक कोई क्राइसिस आएगी, आप उसको इंटरेक्ट करेंगे और उस क्राइसिस को एनकाउंटर करेंगे एंड यू विल डिवाइस अ न्यू सॉल्यूशन फॉर द क्राइसिस। फिर वो क्राइसिस शांत हो जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद फिर दूसरी क्राइसिस आएगी। तो इट्स अ रूटीन थिंग विच हैपेंस। तो ये धीरे धीरे हमारी लाइफ का एक पार्ट हो जाता है और फिर हमें उसको हैंडल करने की चीज़ों को अभ्यस्तता भी आ जाती है और हम उस चीज़ को शांत दिमाग से अपनी टीम के जो हमारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो उनके पावर पॉइंट्स हैं, जो उनके एक तरह से मोटिवेशन है, उसको सही तरीके से राइट मैन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम को यूज़ करते हुए अगर हम देखें, आपकी ह्यूमन रिसोर्स का सही मैनेजमेंट करें तो क्राइसिस भी हैंडल हो जाती है। डेमोक्रेसी आज भी इस देश में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, परिपूर्ण हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो हमें नहीं लगता है कि एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे, एक सिविल सर्वेंट के तौर पे अपने काम को डिलीवर करने में कोई बहुत विशेष समस्या आने वाले टाइम में आएगी, या हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो राज्य सरकार में भी काम कर चुका और भारत सरकार में भी इस समय वर्तमान में काम कर रहा हूँ। लोगों से यही मेरा कहना है, जो लोग प्रिपरेशन करते हैं या जो लोग इस सर्विस के बारे में कुछ उनके मन में कोई विचार अगर जानना चाहते हैं, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस बट नॉट वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस। इट्स डिफरेंट in terms of his organization, in terms of his perception, in terms of his execution of his services, in terms of delivery also। लेकिन अल्टीमेटली हमारा भी वही काम है कि हमें जनता को खुश रखना है, जनता को संतुष्ट रखना है और पब्लिक की जो चीज़ें हैं, पब्लिक की जो डिमांड है, उनको राइट टाइम पे डिलीवर करना है। और बाकी अगर सेक्टर से करें तो अल्टीमेटली उनका गोल भी यही है। हम सभी लोग मिलकर अल्टीमेटली देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और देश ये चूँकि सभी का है, तो हमें उम्मीद है कि सभी लोग इस चीज़ को आगे इसी तरीके से बढ़ाएंगे। जो नई पीढ़ी आज के ज़माने में इस सर्विस को लेके जिसके मन में चार्म है या हु एस्पायर टू बी ए ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट, उनके लिए मेरा यही कहना है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना है। जैसे मैंने देखा है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए हमेशा से जॉब के साथ साथ मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की है। तो मेरा ये कहना है कि डेडिकेशन तो चाहिए और हार्ड वर्क से कभी हमें मुंह नहीं छुड़ाना है, बल्कि हार्ड वर्क को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है। क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क के लिए आगे बढ़ेंगे, आप उसको वो आपकी लाइफ का रूटीन पार्ट हो जाएगा। देन हार्ड वर्क एंड हार्ड लेबर विल नो मोर बी अ हार्ड थिंग, इट विल बी अ सॉफ्ट थिंग फॉर यू ऑलवेज। जो नया यूथ है उसको एक ही चीज़ है, एक ही मेरा मोटिवेशन, एक ही मेरा मंत्र है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। थैंक यू।